नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं खबरों की ओर। तो ज्ञानवापी पर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। फैसले के पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों से बात की है। वह गुंबद के नीचे महादेव होने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा था। 33 साल पुराने मामले में फैसले का दिन ज्ञानवापी के लेकर भिड़े गए हैं हिंदू मुस्लिम धर्मगुरु। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर आज फैसला आने वाला है, जहां हिंदू पक्ष ने दावा किया कि नीचे गुंबद है, गुंबद के नीचे महादेव होने का दावा किया है और दावा कितना मजबूत है वो फैसले के आधार पर तय किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु आमने सामने हैं और दोनों ही अपनी अपनी तरफ से दलीलें पेश कर रहे हैं और दावा मजबूत होने के भी संकेत दे रहे हैं। तो वहीं आज ज्ञानवापी मामले को लेकर फैसला आ सकता है। 33 साल पुराने मामले में फैसले का आज बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है। 33 साल बाद 33 साल पुराने मामले में फैसले का दिन ज्ञानवापी को लेकर हिंदू मुस्लिम धर्मगुरु भिड़ चुके हैं, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। तो वहीं फैसले के पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों से बातचीत की है और बातचीत करके दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुना है। अब आखिर फैसले का दिन है, तो क्या कुछ फैसला आ सकता है, उसको लेकर पूरी जानकारी आपको देंगे। हालांकि अभी ज्ञानवापी मामले को लेकर जिस तरह से सियासत बढ़ी हुई है, उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। अब हिंदू मुस्लिम धर्मगुरु आमने सामने और कोर्ट ने दोनों की ही दलीलों को सुना है। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर आज फैसला हो सकता है। वहीं गुंबद के नीचे महादेव होने का दावा किया जाता है। हिंदू पक्ष लगातार गुंबद के नीचे महादेव होने का दावा करता रहा और अब फैसले का दिन है, तो क्या कुछ फैसला निकलकर आता है ज्ञानवापी मामले को लेकर। तो फैसले के पहले कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुना है और गुंबद के नीचे हिंदू पक्ष द्वारा महादेव होने का दावा किया जा रहा है। 33 साल पुराने मामले में आज फैसले को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तो फैसला आने की उम्मीद है। ज्ञानवापी पर थोड़ी देर में आ सकता है फैसला। सबकी निगाहें बनी हुई हैं ज्ञानवापी मामले को लेकर। आखिर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आ सकता है। कुछ देर के बाद ज्ञानवापी मामले को लेकर फैसला सभी के सामने होगा। 33 साल पुराने मामले में फैसले का आज अहम और बड़ा दिन। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु आमने सामने हो गए हैं। दोनों ही अपनी दलीलें पेश करने से लगे हुए हैं। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। तो आज का दिन बहुत बड़ा और अहम माना जा रहा है, जहां पर आज कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुना है। हिंदू पक्ष लगातार गुंबद के नीचे महादेव होने का दावा करता रहा। अब क्या कुछ फैसला आ सकता है, वो देखने वाली बात होगी। वहीं ज्ञानवापी पर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। तो आज का दिन बहुत ही अहम माना जा रहा है, जहां पर ज्ञानवापी मामले को लेकर थोड़ी देर में फैसले आने की उम्मीद है। कोर्ट ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुना है और दलीलों के बाद अब क्या कुछ फैसला आ सकता है, सबकी नजर बनी हुई है। जहां हिंदू पक्ष लगातार गुंबद के नीचे महादेव होने का दावा करता रहा और अब फैसला थोड़ी देर में आ सकता है। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुना है। गुंबद के नीचे जहां हिंदू पक्ष लगातार महादेव होने का दावा कर रहा था और इसी खबर को लेकर वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, ज्ञानवापी मामले को लेकर थोड़ी देर में सुनवाई हो सकती है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल बता दें फ्रांसो की वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को 33 साल पुराने मामले को लेकर वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की को लेकर के हिंदू पक्षकारों और मुस्लिम पक्षकारों के दोनों के दलीलों को कोर्ट ने सुन चुका है और आज उसके मामले को जो है कोर्ट के द्वारा सुनवाई करके उस मामले को जो है फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल धर्मेंद्र, और हिंदू पक्ष लगातार गुंबद के नीचे महादेव होने का दावा करता रहा और अब इसमें फैसला आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुस्लिम धर्मगुरु लगातार इस बात को नकार रहे हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश के अनुसार कई बार वीडियोग्राफी भी की गई। जी बिल्कुल बता दें हिंदू पक्षकारों के द्वारा यह कहा जा रहा है गुंबद के नीचे जो है शिवलिंग होने की बात कही जा रही है और वहीं एएसआई रिपोर्ट की बात की जा रही है। हिंदू पक्षकारों का यह कहना है कि अभी भी जो है एएसआई के द्वारा जो है अभी भी जो तमाम जो है सर्वे कराए जाने बाकी हैं। सर्वे कराए जाने के बाद ही जो है मजबूत तथ्य जो है हिंदू पक्षकारों के पास दिखाई पड़ेंगे। तमाम सर्वे कराए जाने की बात मांग की जा रही है। वही
मुख्य पक्षकारों की बात की जाए तो मुख्य पक्षकारों के द्वारा इस मामले में आपत्ति दाखिल की गई है। उनका कहना है कि लगातार खुदाई किए जाने से मस्जिद परिसर को जो है नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दोनों के दलीलों को जो है कोर्ट ने सुना है और सुनने बाद आज जो है उस मामले को जो है लेकर के एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल धर्मेंद्र, कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुना है और उसी के आधार पर अब हो सकता है कोर्ट अपना फैसला सुनाए। लेकिन फैसले से पहले अगर हम वहाँ की कानून व्यवस्था की बात करें, क्योंकि आज बड़ा दिन माना जा रहा है, काफी अहम दिन है, फैसले आने के बाद हो सकता है कानून व्यवस्था पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़े, तो फिलहाल कानून व्यवस्था कैसी है? जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार प्रशासन चाकचौबंद है। जनवापी इस मामले को फैसले दिए आने के पूर्व वाराणसी के जो है कोर्ट अदालत में जो है तमाम सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पीएससी के जवानों को स्पेशल टास्क फोर्स को लगाया गया है। तमाम जो है वकीलों के अलावा जो भी जो है परिसर में दाखिल होने वाले हैं उनकी जो है बाकायदे जांच की जा रही है। उसके बाद अंदर एंट्री कराया जा रहा है। और ज्ञानवापी से जुड़े मामले काशी विश्वास मंदिर में भी यही हाल है। विश्वास मंदिर के क्षेत्र में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन के द्वारा जो है लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था को जायजा, डीसीपी काशी जोन के नेतृत्व में जो है सुरक्षा व्यवस्था को जांचा परखा जा रहा है। चलिए धर्मेंद्र, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में मेडिकल डिवाइस पार्क बना रही योगी सरकार। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल फ्रेमवर्क बनेगा। तो यहां लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां यूपी में मेडिकल डिवाइस पार्क बना रही है योगी सरकार। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क बनेगा। तो वहीं EPCMD का ऐप बेस्ड डिजिटल IT सेटअप भी तैयार होगा। वेब पोर्टल और IT सॉल्यूशन को विकसित करने की पूरी तैयारी में है योगी सरकार। 3 लेवल सिक्योरिटी क्लाउड स्टोरेज से IT सेटअप होगा लेस। तो EPCMD का ऐप बेस्ड यहाँ पर देखा जा रहा है, जहाँ IT सेटअप तैयार होगा। वेब पोर्टल और IT सॉल्यूशन के भी इंतजाम किए जाएंगे। वेब पोर्टल और IT सॉल्यूशन को विकसित करने की पूरी तैयारी में है योगी सरकार। तो 3 लेवल सिक्योरिटी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक जी, क्या कुछ अपडेट है पूरी बैठक को लेकर? देखिए, ये प्लान जो है पिछले 1 साल से चल रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे 350 एकड़ में ये पार्क बनाने की तैयारी है, जिसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी होगी और तमाम इंतजाम किए गए हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए, जिससे जो मैन्युफैक्चरिंग हो मेडिकल की और फार्मास्यूटिकल की, उसको बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने ये फुल प्रूफ प्लान बनाया है। पाठक जी, बिल्कुल, अगर हम यूपी की बात करें, यूपी को लेकर योगी आदित्यनाथ नए प्रोजेक्ट लाते रहते हैं। और अभी अगर हम विकास की बात करें, विकास के एरिया में तरह तरह की ये जो चीजें योगी सरकार लेकर आ रही है, तो ये लोगों के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है? देखिए, योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 तक उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन करनी है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाने का काम योगी सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में योगी सरकार ने कहा भी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में हम लिमिटेड रोजगार दे सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं तो इसमें असीमित रोजगार की संभावना है। इसी के मद्देनजर इस पार्क की जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है। 350 एकड़ में ये पार्क बनेगा, जिसमें फार्मास्यूटिकल और मेडिकल को लेकर के काफी व्यापक तैयारियां हैं। बिल्कुल, अगर पाठक जी हम बात करें, ये जो पूरा इसका विस्तार किया जाएगा, आखिर इसका हब कहां पर होगा जहां से ये सारी चीजें संचालित की जाएगी? देखिए, छोटा मोटा पार्क नहीं है, 350 एकड़ का है। ये यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे बनाया गया है। इसको लेकर के प्रदेश सरकार ने 2023 में ही एक नीति लागू की है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल्स के लिए, जो आगे 5 सालों तक जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले होंगे उनको रियायत दर पे बिजली दी जाएगी, पानी दी जाएगी और यहाँ तक कि जमीन की व्यवस्था भी की जाएगी। तो यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल हब बनाने का ये इंतजाम योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है और इसमें व्यापक पैमाने पर इन्वेस्टमेंट है और साथ में ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है।
बिल्कुल पाठक जी, जैसे आपने यमुना एक्सप्रेसवे की बात की तो नोएडा से सटा हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे और वहां से अब कई तरह के जो रूट हैं वो लखनऊ तक भी जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो विकास की धारा है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से बिल्कुल उस चीज़ को सुचारू रूप से तैयार कर दिया गया है, क्योंकि अभी कई तरह के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर को लेकर भी जोड़ते हैं। तो अभी इस प्रोजेक्ट को लेकर और अन्य प्रोजेक्ट आने की क्या कुछ संभावना है? देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ये उत्तर प्रदेश में निवेश करने की एक ललक है, क्योंकि सरकार ने भरोसा जगाया है सुरक्षा को लेकर के और यहाँ पर संभावना को लेकर के, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल का क्षेत्र हो या फिर चाहे कृषि का क्षेत्र हो, तो सभी क्षेत्रों में यहाँ उछाल देखने को मिल रही है और इकोनॉमी जो है उत्तर प्रदेश की वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए पाठक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मच्छर अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ है। 2 महिला कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर डीएम और एसपी पहुंच चुके हैं। जांच में पुलिस प्रशासन की टीम जुटी हुई है। केमिकल रिएक्शन की आशंका से ये सारा मामला बताया जा रहा है। तो मौत को लेकर बवाल, फैक्ट्री संचालक पर लापरवाही का भी आरोप लगा है। तो 2 महिला कर्मियों की इस पूरे घटना में मौत हो चुकी है, तो वहीं 2 महिला कर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ है, जहां पर 2 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है और 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो चुकी है। पूरी जानकारी के लिए, पूरी जांच पड़ताल के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद है और मौके की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक जी, ये कंपनी में जो गैस रिसाव हुआ है, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? देखिए, ये अगरबत्ती बनाने की कंपनी है, कन्नौज की कंपनी है। यहाँ पर 2 महिलाओं की जो काम करती हैं वो अचानक बीमार होती हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा 2 और महिलाएं हैं जिनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इन दोनों महिलाओं को कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ये देवांश ट्रेडिंग कंपनी नाम की कोई मच्छर बनाने वाली अगरबत्ती है। तो जाहिर सी बात है कि जो केमिकल है ये काफी डेंजरस होता होगा। तो ये बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि फैक्ट्री के अंदर जो मजदूरों की सुरक्षा के लिए इंतजाम थे वो काफी ठीक नहीं थे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लापरवाही हो गई है जिसका खामियाजा वहां के मजदूरों को झेलना पड़ा है। 2 मौत हो चुकी है और जिसको लेकर के प्रशासन भी काफी अलर्ट है। डीएमएसपी जो है वो मौके पर गए थे और दोनों मृतकों के जो लाश हैं उनका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये इस लिहाज से भेजा गया है कि आखिर इस मौत की वजह क्या है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही क्लियर होगी। वहीं जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनका इलाज कानपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पूरा फक के दायरे में ये अगरबत्ती बनाने वाली देवांश ट्रेडिंग कंपनी है, जिसकी कार्यशैली को लेकर के भी प्रशासन वहाँ पे जांच कर रहा है। बिल्कुल पाठक जी, और अगर ऐसी फैक्ट्रियां चलती हैं तो क्या सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से इनके लिए किसी तरह की गाइडलाइंस नहीं है सुरक्षा इंतजाम को लेकर? देखिए, पुष्पेंद्र एकदम बेशक सही कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने में उत्तर प्रदेश में या ये कह लें कि लखनऊ के आसपास ये तीसरा हादसा हुआ है। इसके पहले कानपुर देहात में एक गद्दा फैक्ट्री में आग लगी थी जिसमें 6 मजदूर झुलसकर जिंदा जल गए थे। अभी हाल फिलहाल में बाराबंकी जनपद में एक फैक्ट्री में डीजल टैंक में 3 मजदूर उतरे थे और उसमें कुछ विषैली गैस की वजह से 3 मजदूरों की मौत हुई थी। ये दोनों मामले अभी ठंडे ही नहीं हुए थे कि अब ये खबर आ गई है कन्नौज से, जहां 2 महिलाओं की मौत हो गई है और 2 महिलाएं जो हैं जिंदगी मौत से जूझ रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, एक तरफ योगी सरकार इंडस्ट्रियल को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ कहीं न कहीं ये इंडस्ट्री चलाने वाले इनके स्तर पर लगातार लापरवाही भी बरती जा रही है और इसका खामियाजा मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल पाठक जी, और अगर अगरबत्ती की फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ है और उसके कारण 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, 2 महिला की हालत गंभीर है, तो ये अगरबत्तियां तो आम लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती हैं।
देखिए, ये मच्छर बनाने वाली कंपनी है, मच्छर का अगरबत्ती बनाने वाली कंपनी है। जी। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो केमिकल का प्रयोग होता होगा, जो जहरीला होता होगा, क्योंकि उसकी सुगंध से ही मच्छर जो है वो बेहोश हो जाते हैं। अब वजह क्या है मौत की, ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके लिए प्रशासन ने मरने वालों की लाखों का जो है पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद एकदम करेक्ट ये बात क्लियर हो पाएगी कि आखिर मौत की असल वजह क्या है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि गैस का रिसाव हो गया या फिर जो विषैला केमिकल कहीं न कहीं बॉडी को वो इफेक्ट कर गया। इसको लेकर के अभी हर स्तर पे जांच प्रशासन की तरफ से की जा रही है। चलिए पाठक जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज सुबह थाना कोतवाली कन्नौज क्षेत्रांतर्गत मकरंद नगर एरिया में 2 लड़कियों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पे पुलिस बल पहुंचा। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे व जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा भी किया गया है। इसमें जो परिवारजन से जो बात हुई, इन्होंने बताया कि ये जो 2 लड़कियों की मृत्यु हुई है, ये एक मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। कल ये लोग वहाँ काम करके जब कर रहे थे, वहाँ पे इनकी तबीयत खराब हुई थी। फिर ये लोग घर आए थे और घर में और तबीयत खराब होने पे इसमें जो एक लड़की मृतिका है, गौरी, उम्र लगभग 22 वर्ष, इसको इनके परिवारजन कानपुर ले गए थे इलाज के लिए, जहाँ पे इसकी रात्रि में लगभग 12:30 बजे मृत्यु हुई। दूसरी जो महिला है, प्रिया, उम्र 23 वर्ष, ये इसका स्थानीय इलाज कराया गया और इसके बाद ये घर पे ले आए, जहाँ पे घर वालों ने बताया कि रात्रि में इसकी तबीयत सामान्य लग रही थी। आज सुबह लगभग 8:30-9 बजे इसकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा 2 अन्य लड़कियां हैं, उम्र लगभग 35 वर्ष, जो अभी कानपुर में इलाजरत है। इसमें अभी तक जो पूछताछ में आया कि उक्त फैक्ट्री में लगभग 70 से 80 कर्मी काम करते हैं, जिनमें 4 लोगों की तबीयत शाम में बिगड़ी थी, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हुई है, 2 अभी इलाजरत है। यूपी उपचुनाव में एक भी सीट न मिलने के बाद निषाद पार्टी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर अब निषाद पार्टी क्या करेगी? बीजेपी के साथ ही रहेगी या चुपचाप बैठकर सियासत का मजा लेगी? फिलहाल निषाद पार्टी और संजय निषाद को बीजेपी ने क्यों दरकिनार किया है, जिसको लेकर इंडिया वॉइस संवाददाता रमन मिश्रा ने संजय निषाद से खास बातचीत की। में उपचुनाव की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही सूची जारी करी, उसके बाद में सवाल उठा कि क्या निषाद पार्टी के साथ धोखा हो गया, क्योंकि सहयोगी दल आरएलडी को भाजपा ने 1 सीट दी, लेकिन निषाद पार्टी, जो कि इन्हीं की सीट खाली हुई थी, वहां पर निषाद पार्टी का कैंडिडेट नहीं दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं। क्या हुआ सर, बड़े भाई ने छोटे भाई का हिस्सा मार लिया, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे हिस्सा मारने के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि जब निषाद अनट्रेंड थे तब राजनीति के शिकार थे। अब पॉलिटिकली ट्रेंड हो गए हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, इनका अब हिस्सा कोई खा नहीं सकता। जिसने धोखा दिया वो धोखा खाया है। कांग्रेस ने धोखा दिया, सपा बसपा ने धोखा खाया। आज के दिन में हमारी सामाजिक मुद्दा एक है, राजनीतिक, जो हमारी संवैधानिक मुद्दा है, वो आरक्षण है। आज के दिन में ये सुरक्षित, आरक्षण से सुरक्षित है, संविधान से सुरक्षित है। संविधान सुरक्षा देती है और संविधान ने इन्हें सुरक्षित दे रखा है। लेकिन कुछ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के गजट में हम सुरक्षित, उत्तर प्रदेश के गजट में असुरक्षित है। सर, आप 3 दिन वहां पर थे, क्या बातचीत आपकी हुई? अंत में माना जा रहा था कि 1 सीट फाइनल हो गई है आपकी। नहीं, वहाँ हो रहा कि हमें जीत चाहिए। हम लोग जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, जब से मैं आया हूँ जिसके साथ रह रहा हूँ वो जीत रहा है। 2018 में सपा बसपा के साथ था। उत्तर प्रदेश में आपने देखा उपचुनाव हम लोग गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर 4 सीट जीते थे। हम जिसके साथ निषाद रहता वही जीतता है, और निषाद पार्टी जिसके साथ रहता वो जीतती है। निषाद पार्टी जीत के लिए आई है। हम जीत के लिए उनसे बताया कि निषाद बहुत गुस्से में है, आक्रोशित है, क्योंकि जिस मुद्दे के हल के लिए आपके साथ आया था, केंद्र राज्य में आपकी सरकार है, माननीय योगी जी इस पर उठाते रहे इनके मुद्दे को, लेकिन हल नहीं हुआ। क्योंकि आपने कहा था कि भाई बड़े मुद्दे हैं देश के, अध्यादेश 370, राम मंदिर, अर्थव्यवस्था, ये हल हो जाने के बाद होगा। आपने 10%
उनका अपर कास्ट में दे दिया, महिलाओं का दे दिया। अब ये गुस्से में है, ये कहते हैं भाई हमारा मुद्दा कहाँ है, अगर इनके हल कर दे तो ये वोट देने के लिए तैयार है। आज मैं धन्यवाद दूंगा शीर्ष नेतृत्व को कि दीपावली बाद हो इस मुद्दे के हल के लिए बैठने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार हो गए। अब समाज हमारा निश्चित रूप से जहाँ चर्चा होती है, बैठक होती है, उस समस्या का समाधान होता है। तो ये हमें जीत बदलने के लिए हमारे आरक्षण का मुद्दा, हम आज उपचुनाव भी जीतेंगे, 2027 भी हम लोग जीतेंगे। यानी 2 सीटों के बहाने आपने बड़ा ऐतिहासिक मुद्दा सॉल्व कर लिया। ये पहले जब भी हम मिलते रहे तो चूंकि मैं वकील हूँ तो जिसके मुद्दे के हल के लिए आया हूँ, चाहे प्रधानमंत्री मिलते हो तो उनको ज्ञापन देते हो, मैं कभी राष्ट्रपति मिलता हूँ तो वही उनको बताता हूँ कि इनके सामाजिक मुद्दे आपके द्वारा, आपके राष्ट्रपति महोदय आपके नोटिफिकेशन। तो सुना आपने संजय निषाद का साफ कहना है कि सीटों का मामला ही नहीं है, मामला जीत का है। और दिल्ली में उन्हें 2 सीटें भले नहीं मिली, लेकिन उनकी बातचीत भाजपा आला कमान से और सरकार से फाइनल हो गई है कि दिवाली के बाद जो निषादों के आरक्षण का मामला है उसको फाइनल स्टेज में पहुंचाया जाएगा और निषाद समाज का आरक्षण दिलाया जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस चुनावी दंगल में डर गई है। कांग्रेस के गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ मजबूत गठबंधन है। इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा। फूलपुर सीट पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेश के नामांकन पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अराजक तत्वों के बहकावे में आकर नामांकन किया गया है। तो वहीं इंडिया वॉइस से खास बातचीत में सपा प्रदेश अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। चुनाव का रण पूरी तरह से बच चुका है और अब बात करें यूपी में टक्कर की तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर रहेगी। हालांकि एक सीट पर रालोद चुनावी ताल ठोक रही है, बसपा भी चुनावी ताल ठोक रही है। तो क्या रहेगा इस रण में बीजेपी और सपा के बीच? भारतीय जनता पार्टी अखाड़े में जाने से पहले ही मैदान छोड़ दिया है, क्योंकि इन्होंने फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव में भाग न लेना, पहलवानों का पता चल गया है कि कितने बड़े पहलवान हैं। इनकी पहलवानी केवल बेईमानी से है, निष्पक्ष चुनाव न कराने से है। जिस दिन चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव करा देगा तो समाजवादी पार्टी को कोई भी हरा नहीं सकता है। गाजियाबाद खैर सीट को लेकर अब कहा जा रहा है गठबंधन यहाँ लड़ रहा है, तो आपने हाथ तो मिला लिया, लेकिन अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट, तो अब यह चर्चा है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ तो मिला लिया है लेकिन दिल कहीं नहीं मिलता दिख रहा है। पूरी तरह से दिल मिला है। ये इंडिया अलायंस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है और इस अलायंस से बहुत बड़ी मजबूती है और इस समय मुख्य रूप से जनबंधन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान को सर्वोपरि बनाए रखने के लिए आज लड़ाई छिड़ी है। संविधान बनाम सिंगोल की और पूरी तरह से ओ शोषित, वंचित, पीड़ित, जो सदियों से शिक्षा, संपत्ति और इज्जत से हारा हुआ समाज है, उस संविधान के बचाने की मुहिम में आगे है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए संकल्पित उन समूचे समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से भारत के संविधान को वेंटिलेटर से बचाने का काम किया है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जी बिल्कुल, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहद
और अहम मास्टर प्लान तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।